कब्रिस्तान के ठीक बीचों बीच आयशा का शरीर हवा से 10 फीट ऊपर झूल रहा था। उसकी किताबें और उसका दुपट्टा पास ही के कब्र पर पड़ा हुआ था। उस कब्र पर उर्दू में किसी का नाम लिखा था, जो कि धूप के थपेड़ों और मौसम की मार की वजह से लगभग धूमिल हो चली थी, जिसकी वजह से उसे स्पष्ट देख पाना आयशा के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। उसने आंखों से जोर डालने की कोशिश की तो बस उस नाम के नीचे सन 1893 लिखा हुआ ही दिखाई पड़ा। आयशा के कपड़े अस्त व्यस्त थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें बंद थीं। कब्रिस्तान का माहौल बहुत ही मनहूस नजर आ रहा था। आसमान में पूर्णिमा का चांद नजर आ रहा था। उस पूरे कब्रिस्तान में चांद की दूधिया रोशनी के अलावा कोई भी रोशनी नहीं थी। कब्रिस्तान के बगल से गुजरती हुई कच्ची सड़क बिल्कुल गुमनाम और सुनसान पड़ी हुई थी। घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। कुत्तों के भौंकने की वजह से आसपास के माहौल में पूरी मनहूसियत फैल चुकी थी। झींगुरों की चीखने की आवाज रात के इस सन्नाटे के साथ और भी बढ़ता ही जा रहा था। अचानक ही आयशा की आंखें खुलीं तो उसने देखा उसका स्थूल शरीर हवा में झूल रहा था। उसे जैसे ही यह बात महसूस हुई, वह बुरी तरह से कांपने लगी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। कब्रिस्तान का दृश्य बड़ा ही भयानक था। पेड़ों की पत्तियां हवा के कारण हिल रही थीं, जिससे अजीब अजीब प्रकार की आवाज आ रही थी। यह सत्य था या आयशा का भ्रम? कब्रिस्तान के पास से ही कुत्तों के भौंकने की आवाज धीरे धीरे तेज हो चली थी। आयशा बिल्कुल डरी हुई थी। अपने आप को इस हालत में देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह यहां क्यों थी और कैसे आई थी। डर के कारण उसकी छाती फूलने लगी थी। उसने अपनी गर्दन घुमाकर आसपास कब्रिस्तान को देखने की कोशिश की। तभी उसे कब्रिस्तान के कोने में एक परछाई नजर आया। वह परछाई उसी की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, आयशा, हमारे पास आओ। आयशा, हमारी मदद करो। तभी यह आवाज उसे कब्रिस्तान के दूसरे कोने से भी सुनाई दी। उसने अपनी गर्दन घुमाकर उस ओर देखा तो उसने पाया कि वहां से भी ठीक उसी प्रकार की आकृति उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी आवाज उसे अपने चारों तरफ से सुनाई देने लगी। हवा में झूलता आयशा का शरीर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। आयशा की आवाज उसके गले में जैसे अटक सी गई थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उस कब्रिस्तान के चारों तरफ से बढ़ती हुई ढेर सारी आकृतियां उसके पास पहुंच चुकी थीं और अगले ही पल उनके हाथ आयशा के शरीर को छू रहे थे। उनके छूते आयशा को एहसास हुआ कि वह सारे हाथ बिल्कुल बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडे थे। उसके दोनों पांव और दोनों हाथ किसी अनजान साये के गिरफ्त में था। आयशा इतनी डरी हुई थी कि उसे लग रहा था कि शायद वह अब ज्यादा देर समय तक जिंदा नहीं रहेगी। उसकी दिल की धड़कनें उस वीराने में गूंज रही थी। उन पर परछाइयों की खौफनाक झलक अपने इतने करीब देखकर वह बिल्कुल पागल सी होने लगी थी। उन परछाइयों की आंखें बिल्कुल सफेद नजर आ रही थीं, जिसमें पुतलियां नहीं थीं। तभी आयशा ने अपने पैर की तरफ एक आकृति को जमीन से ऊपर उठते हुए देखा। देखते ही देखते उसका कद लगभग जमीन से 15 फीट ऊपर हो चुका था। उसकी सफेद आंखें और भी बड़ी थीं, जैसे वह आयशा को ही घूर रही थी। अचानक उस आकृति के हाथ लंबे होने लगे और देखते ही देखते उसने आयशा के गले को अपने गिरफ्त में ले लिया। देखते ही देखते उस पंजे ने आयशा के गले पर अपनी पकड़ मजबूत कर लिया। आयशा ने अपने दोनों हाथों से उस पकड़ को ढीली करना चाहा, लेकिन वह नाकामयाब ही रही। आयशा का दम अब घूंटने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि अब उसकी आंखें बाहर निकालने वाली हैं और वह हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कहने वाली है। आयशा की आवाज भी हलक में अटकी हुई थी। वह बहुत कोशिश के बाद भी चिल्ला नहीं पा रही थी। अब उसे अपना अंत काफी निकट दिख रहा था। सिवाय इंतजार के अलावा
उसके पास कोई भी विकल्प नहीं था। उसने हार मान ली और अपने मौत के होने का इंतजार करने लगी। आयशा उठो, बेटा, तू ठीक तो है ना? तभी उसकी अम्मी की आवाज उसके कानों में गूंजी। उसने अपनी आंखों को खोला तो देखा कि उसके सामने उसके अब्बा, अम्मी, उसके चाचा जान खड़े थे। वह यह दृश्य देखते ही हड़बड़ाकर उठ बैठती है। वह अपने इर्द गिर्द इतने लोगों को देखकर घबरा जाती है और उठ के बैठ जाती है। उसे इस तरह चौंक के उठ जाने की वजह से वहीं पास में मौजूद वैद्य उससे कहता है, बेटी, लेटी रहो, तुम्हें अभी उठने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनते ही आयशा बोल पड़ी, लेकिन मैं यहां कैसे आई? मैं तो कब्रिस्तान में थी। यह बात सुनते ही उसके अब्बा बोल पड़े, हां, पता है कि तुम कब्रिस्तान में पड़ी थीं। वो तो भला हो उस लड़के का जो तुम्हें जानता था और यहां घर छोड़कर चला गया। क्या वह मुझे जानता था? क्या बात कर रहे हो? मैं तो कब्रिस्तान में अकेली ही थी। उसकी यह बात सुनते ही वैद्य बोला, देखो, यह बात अभी इतनी जरूरी नहीं कि वह लड़का कौन था। जो जरूरी बात मैं बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनो। वैद्य आयशा के अम्मी और अब्बा की तरफ देखते हुए बोला, देखो, बात यह है कि इसे किसी तरह की कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन आगे ध्यान न दिया गया तो यह काफी घातक हो सकता है। यह सब इसकी कमजोरी की वजह से हुआ है। वैद्य की बात सुनते ही आयशा के अम्मी और अब्बा चौंक जाते हैं और एक साथ बोल पड़ते हैं, यह क्या बोल रहे हैं आप? क्या सच में इसे कोई बीमारी नहीं? फिर वैद्य बोला, लो, इसमें चौंकने वाली क्या बात है? आप लोगों को तो खुशी मनानी चाहिए कि बिटिया सही सलामत आप लोगों के पास है। जी, मेरा मतलब वो नहीं था, बल्कि मैं यह कहना चाहता था कि उसकी इस तरह बेहोश हो जाने की वजह से हम लोग काफी परेशानी में आ गए थे। वैद्य जी बोले, इसे कहिए कि अपना खाने पीने का विशेष ध्यान रखे, नहीं तो बाद में यह लापरवाही आप सभी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। क्या करें वैद्य जी, ये लड़की हमारी सुनती ही कहाँ है। सुबह नाश्ता तो हमारे साथ ही करती है, लेकिन अक्सर रात को खाली पेट ही सो जाती है। देखिए, मैंने इसकी ब्लड प्रेशर चेक किया है और वह काफी नीचे है। ऐसे लोग अक्सर बेहोश हो जाते हैं, इसलिए खाने पीने पर ध्यान दोगे तो जल्दी सुधार देखने को मिलेगा। तो क्या यह इस वक्त अब ठीक है? बिल्कुल ठीक है, इसलिए बेहतर होगा कि इसे नहाने को कहें और नहाने के बाद सबसे पहले नाश्ता करे। और मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं जिसके 2 खुराक लेने से ही पहले की तरह सामान्य हो जाएगी। यह कहकर वैद्य अपने दूसरे मरीज को देखने के लिए वहां से चला गया। उसके जाते ही आयशा की अम्मी उसके पास आती हैं और उसके सिर में हाथ फेरते हुई कहती हैं, क्या हुआ बेटी, तुम बेहोश कैसे हो गई थी? आयशा अपनी अम्मी की आवाज सुनने के बावजूद भी खामोश थी। शायद वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसकी अम्मी ने दोबारा आयशा से पूछा, बेटी, तुम उस कब्रिस्तान के पास क्या कर रही थी? यह सुनते आयशा अपना चेहरा लटकाते हुए बोली, अम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैं वहां कैसे गई और कब बेहोश हुई। आयशा की बात सुनते ही इस बार उसके अब्बा उसकी अम्मी को बोल पड़े, अरे क्यों बेचारी को परेशान कर रही हो? एक तो बेचारी वैसे ही परेशान है और ऊपर से तुम हो कि। फिर आयशा बोल पड़ी, अम्मी, मेरा सिर कुछ भारी भारी सा लग रहा है। अरे बेटी, जाओ और जल्दी से नहा लो, इससे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और टाइम से डिनर करके दवाई खा लो। यह सुनते ही आयशा धीमे धीमे कदमों से स्नान घर की तरफ बढ़ पड़ी। वह उस तरफ जाते हुए उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। मैं कब्रिस्तान में कैसे बेहोश हो गई थी? और वह लड़का कौन था जिसने मुझे सुरक्षित घर तक छोड़ा? यह कहते हुए उसने स्नान घर की कुंडी बंद की और अपने कपड़े उतारने लगी। धीरे धीरे उसने अपने जिस्म से एक एक करके सारे कपड़े उतार दिए। अचानक उसकी नजर स्नान घर में लगे बड़े से आईने पर जाती है तो वह खुद को देख के सिहर जाती है। वह चीखना चाहती है लेकिन किसी तरह से खुद को रोक लेती है। आयशा ने देखा कि उसके नंगे बदन पर कई जगह काले निशान थे। उसने अपना ध्यान सामने लगे बड़े दर्पण से हटाया और खुद के जिस्म को बड़े ध्यान से निहारने लगी। उसने देखा
कि उसकी दोनों कलाइयों पर किसी के उंगलियों के निशान थे। उसकी नजर गले के नीचे पड़ी, जिसे देखते ही वह चौंक जाती है। वहां पर किसी इंसानी हाथ और पंजों के निशान थे। वह घबराकर अपनी छाती को अपने दोनों हाथों से क्रॉस बनाते हुए छिपाने की कोशिश करती है, मानो जैसे उसे कोई निहार रहा हो। उसे आज खुद के जिस्म से लज्जा आ रही थी। अचानक ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने अपने जिस्म को आज तक अपने अलावा किसी को ढंग से देखने भी नहीं दिया था, और आज उस पंजों के निशान से उसे किसी के द्वारा छूने के एहसास ने उसे खुद की नजरों में अपमानित महसूस करवा रहा था। वह लगातार आंखों से आंसू बहाए जा रही थी। रोते रोते वह अपने स्नान घर के एक कोने में बैठ गई। दोस्तों, हम कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां से इस कहानी की शुरुआत होती है। सहपाठी तो तब होंगे जब हम क्लास में टाइम से पहुंचेंगे। यह देखो, ठीक 9:30 का वक्त हो गया है। मुझे नहीं लगता कि अब टाइम से पहुंच पाएंगे। तुम अब उसकी जरा भी चिंता मत करो। अभी 2 मिनट में सब पता चल जाएगा, और देखना, मैं तुम्हारी क्लास छूटने नहीं दूंगा। तुम बस 2 मिनट मेरा यहीं पर इंतजार करना। मैं बस यूं गया और यूं आया। यह कहकर वह लड़का आयशा को वहीं छोड़कर पूछताछ विभाग में जाकर वहां पता किया। ठीक अगले 2 मिनट में वह आयशा के सामने था और उससे बोला, वो सामने इमारतें दिख रही हैं ना, उसके तरफ से जो सड़क जा रही है, उसी में आगे कुछ दूर जाकर बाईं तरफ साइड आर्ट विभाग पड़ता है। अब जल्दी चलो, हमें क्लास में जल्दी से पहुंचना है। अगले कुछ मिनट्स में वह दोनों अपने क्लासरूम में थे। सामने की पंक्ति बिल्कुल ही खाली पड़ी थी। वह वहां जाकर बैठ गई। आयशा ने देखा कि घड़ी में ठीक 9:40 का वक्त हो चला था, लेकिन क्लास में सिवाय छात्रों के कोई नजर नहीं आ रहा था। वह खुश थी कि देर होने के बाद भी वह टाइम से अपने क्लास में आ गई थी, और उसकी एकमात्र वजह था वह लड़का जिसने आयशा को न सिर्फ क्लास में समय से पहुंचवाया, बल्कि उससे बात करके उसके मन में बैठे सीनियर्स के डर को भी खत्म किया। उसने पीछे मुड़कर उस लड़के को देखना चाहा। उसने पीछे घूमकर देखा तो वह लड़का कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने चारों तरफ ढंग से देखा, लेकिन उसे मायूसी ही हाथ लगी। वह जैसे ही वापस पलटने वाली थी कि उसने देखा कि एक लड़का उसे काफी अजीब तरीके से देख रहा था। उसे इस तरह से निहारे जाने पर बड़ा अजीब लगा। आयशा ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी दोनों भौंवे को गुस्से से चढ़ते हुए उस लड़के की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल आयशा चकित रह जाती है कि ऐसा करने पर भी उस लड़के पर कोई असर नहीं पड़ा। तभी अचानक उस लड़के ने अचानक आयशा को देखते हुए आंख मार दी। यह देखते आयशा गुस्से से जल भून गई और मन ही मन खुद से बड़बड़ाई, या अल्लाह, ये तो निहायत जाहिल किस्म का लड़का है। मुझे इस लड़के से दूर ही रहना होगा। यह कहकर जैसे ही वह वापस पलटी, उसने देखा कि उसके पास और भी छात्र आकर बैठ गए थे। थोड़ी देर में ही एक प्राध्यापक आया और उसने अपनी क्लास ली। आयशा ने पहले दिन पूरे लेक्चर पर ध्यान केंद्रित किया और शाम को अपने गांव माजरी के लिए बस पकड़ ली। उसे अपने गांव से कॉलेज जाने में लगभग पौन घंटे का समय लग जाता था। उसे कॉलेज जाने के लिए बस को पकड़ने के लिए 1 किलोमीटर दूर बाबा चौक पर जाना पड़ता था, जहां से हर 20 मिनट में एक सरकारी बस मुरथल रोड की तरफ जाती थी। ठीक 3:20 पर वह बाबा चौक पर उतरी और अपने गांव माजरी की तरफ जाने लगी। उसे 1 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करनी थी। बाबा चौक और माजरी गांव के ठीक बीचों बीच एक कब्रिस्तान पड़ता था, जहां दिन के उजाले में भी सन्नाटा पसरा रहता था। पेड़ पर परिंदे की चहचहाहट भी न थी, न घास में कीड़े मकोड़ों की भनभनाहट। पूरे माहौल पर जैसे मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। फिर यह सन्नाटा आयशा को भयभीत करने लगा। आयशा, आयशा। अचानक इस आवाज के सुनते ही उसके कदम अपनी जगह पर थम गए। उसने देखा कि वह आवाज पास के ही कब्रिस्तान से आई थी। चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। किसी के वहां न दिखाई देने पर वह खुद से बुदबुदा पड़ी,
भला यह कौन हो सकता है जो मेरा नाम ले रहा है? यदि किसी ने मेरा नाम लिया तो वह दिख क्यों नहीं रहा है? मुझे लगता है कि शायद यह मेरा वहम हो, या यह भी हो सकता है कि किसी ने मजाक किया हो। उसने दोबारा वहां चारों तरफ ढंग से देखने की कोशिश की, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। उसने गुस्से से झिझकते हुए कहा, पता नहीं कौन था जो आवाज देने के बाद छिप गया। अब चाहे जो भी हो, मुझे उसकी परवाह नहीं। यह कहते हुए जैसे ही वह वहां से पलटने को हुई, तभी अगली आवाज आई, मेरी मदद करो आयशा, मेरी मदद करो। यह आवाज सुनते ही आयशा के समझ में आ जाता है कि कोई उससे वास्तव में मदद की गुहार लगा रहा है। वह उस आवाज का पीछा करते हुए कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंच जाती है। उसने दोबारा चारों तरफ ध्यान से देखा, लेकिन वहां उसे फिर से कोई भी नहीं दिखा। आयशा, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लो। वह विचित्र आवाज सुनकर वह फिर से जोर से बोल पड़ी, देखो, जो कोई भी हो सामने आओ, मैं बिना देखे कैसे मदद करूंगी। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। तभी आयशा को एहसास होता है कि पास की एक झाड़ी से किसी की सरसराहट की आवाज आ रही थी। वह अगले ही पल बिजली की फुर्ती से पलटी और धीमी और सहमी आवाज में बोली, कौन है? बोलता क्यों नहीं? हमेशा की तरह उसे इस बार भी कोई जवाब नहीं मिलता। इस बार उसने अपने अंदर हिम्मत को बढ़ाया और साहस को एकजुट करते हुए बोली, देखो, तुम जो भी हो, अपनी परेशानी बताओ, नहीं तो मैं घर जा रही हूं। उसकी यह आवाज उस खामोश कब्रिस्तान के वीराने को चीरकर चारों तरफ गूंज उठती है। उसकी बातों चीख का कोई असर न देख वह एक बार फिर से बोली, ठीक है, जैसी मर्जी तुम्हारी, मैं इस तरह तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली। सुन रहे हो ना, मैं अब जा रही हूं। पूरे कब्रिस्तान में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर यह सन्नाटा अब आयशा को भयभीत करने लगा। अनजाने में वह पास के ही एक कब्र पर चढ़ गई और उसने फिर वहां से चारों तरफ अंतिम बार देखा, लेकिन वहां कोई भी नजर नहीं आया। आयशा ने पूरी ताकत से उस अजनबी आवाज से बार बार तालमेल बैठाने का प्रयास किया और पुकारा भी, मगर जवाब में अब उसकी पुकार की गूंज ही सुनाई देने लगी। हर गुजरता हुआ पल उसे दहशत में डाल रहा था। धीरे धीरे अंधेरा भी अब घिरने लगा था। अचानक आयशा को किसी तेज बदबू का एहसास होता है, मानो जैसे किसी के जिस्म के जलने पर आती है, ठीक वैसी ही। वह भयंकर बदबू इससे पहले उसके दिमाग पर चढ़ जाए, वह उस कब्र से नीचे उतरी। जैसे ही वह उस कब्र से नीचे उतरी, वह देखती है कि उस कब्र से पानी बाहर निकल रहा था। उसे पानी पर लाल गंदे रंग के बुलबुले दिखाई दिए। आयशा के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसकी नजर कब्रिस्तान के शुरुआत में बने एक कब्र पर पड़ी। वह देखकर चौंक जाती है कि कोई एक इंसान उस कब्र के ऊपर लेटे हुआ था और उससे मदद की गुहार लगा रहा था। वह अपने हाथों को जमीन पर सहारा देकर उठने की कोशिश करता है, लेकिन वह बार बार मुंह के बल गिर पड़ता है। आयशा दौड़कर उस इंसान के पास गई। जैसे ही उस व्यक्ति के करीब जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है, उस व्यक्ति को देख घबरा जाती है। उसने देखा कि वह अपना हाथ उठाकर उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। आयशा ने जैसे ही अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया कि तभी अगले ही पल उस व्यक्ति का जिस्म अपने आप ही उस कब्र पर खड़ा हो गया और देखते ही देखते उस कब्र से 2 फुट ऊपर हवा में लहराने लगा। यह देखकर आयशा को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि वह जो देख रही है वह हकीकत है या कोई सपना। देखते ही देखते उस व्यक्ति का जिस्म धुएं में परिवर्तित होने लगा। आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा, मानो जैसे सीने का पिंजरा तोड़कर दिल बाहर निकल पड़ेगा। फिर आयशा ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसके गले से दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। तभी अचानक आयशा का जिस्म धीरे धीरे हवा में उठने लगा। देखते ही देखते वह जमीन से 10 फुट ऊपर हवा में लहराने लगी। उसके हाथ पैर हवा में ही चारों दिशा में फैल गए। वह अब बहुत डर गई थी।
उसका शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से किसी तरह की कोई भी आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी अपने शरीर पर कोई मर्जी नहीं चल रही थी। उसने डर के मारे अपने दोनों आंखों को बंद कर दिया था। आयशा ने घड़ी में टाइम देखा तो 2:15 का वक्त हो चला था। क्लास में उसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाकर देखा, फिर भी दृश्य पहले की तरह ही था। अरे, आज सारे छात्र अचानक कहां चले गए? लंच से पहले की क्लास में तो सभी साथ ही बैठे हुए थे। वैसे भी लंच के बाद 2 बजे से तो क्लास शुरू हो जाती थी। वह थोड़ी देर वहीं बैठी रही और समझने की कोशिश करती रही। जब उसने घड़ी में देखा तो वक्त दोपहर के 2:30 बज गया है, तो उससे रहा नहीं गया और अपने क्लास से बाहर जाकर पता करने का मन बना लिया। वह अभी उठने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। किसी ने बाहर दरवाजे से झांक कर देखा, अपनी जगह से खड़ी हो गई। तभी वह व्यक्ति अंदर आया और आयशा को देखते हुए बोला, अरे बिटिया, तुम यहां अकेले क्या कर रही हो? मैं अगली क्लास का इंतजार कर रही हूं। क्या कहा, अगली क्लास? जी। तुम्हें नहीं लगता क्या कि अगली क्लास के लिए जल्दी आ गई हो? जल्दी? जल्दी से क्या मतलब आपका? यही कि अब अगली क्लास तो कल सुबह ही लगेंगी। क्या कहा? कल सुबह? हाँ बेटी, तुमने नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ी क्या? नहीं, वो तो नहीं पढ़ी, लेकिन ऐसा क्यों भला? वो इसलिए क्योंकि कॉलेज से संबंधित सारी नई जानकारी वहां लगा दी जाती है। इसलिए घर से कॉलेज आते वक्त और कॉलेज से घर जाते समय उस तरफ एक नजर जरूर मार लिया करो। जी, अब मैं ऐसा ही करूंगी। आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। वो तो शुक्र हो कि मेरी नजर तुम पर पड़ गई। मैं इधर सभी कमरों में ताले लगाकर लॉक करने आया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन सभी के सभी छात्र गए किधर हैं? अचानक से सभी गायब हो गए। लगता है बेटा, आपका ध्यान कहीं और ही था। चलिए, वैसे बात यह है कि आज इस पाली का दूसरा दिन है, इसलिए आज सारे छात्र लाइब्रेरी से किताबें लेने गए हैं। कॉलेज प्रशासन हर साल कॉलेज के दूसरे दिन लंच के बाद का समय प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए सुरक्षित रखते हैं। आज लाइब्रेरी में काफी छात्रों को किताबें मिल जाएंगी, क्योंकि कल के बाद किताबें की कमी हो जानी है। क्या किया जा सकता है? यहां छात्रों की संख्या किताबों से जो ज्यादा है, फिर तो मुझे भी वहां जाना चाहिए। कहते हुए उसे याद आया कि वो कल रात की घटनाओं के बारे में इतना सोचती रही कि उसे पता ही नहीं चला कब क्लास में वह अकेले रह गई थी। बिल्कुल जल्दी जाओ और इस मौके का फायदा उठाओ। आयशा ने क्लास को लॉक करने आए चपरासी को धन्यवाद कहा और उससे लाइब्रेरी किस तरफ है पूछती हुई उस ओर चल पड़ी। अगले ही कुछ पल में वह लाइब्रेरी के पास थी। वहां लंबी लाइन देखकर वह चौंक गई। सभी छात्रों को नई किताबें लेने की उत्तेजित थीं। आयशा भी उसी लाइन में लग गई। आयशा के लाइन में लगते ही एक लड़का ठीक उसके पीछे लाइन में लग गया। उसके पीछे लगते ही आयशा को सुकून मिला कि वह अब इस लाइन में सबसे अंतिम नहीं थी। वह लड़का उसी के क्लास में पढ़ता था। उसका नाम कार्तिक शर्मा था। थोड़ी देर में कार्तिक शर्मा के पीछे भी एक लड़की आ गई, जिसकी वजह से काफी हद तक वह भी खुश हुआ कि वो भी इस कतार में अंत में नहीं है। उन लोगों को भी लाइब्रेरी से किताबें मिल गईं। इसके बाद आयशा ने भी अपने गांव जाने वाली बस पकड़ ली थी। उसे अपने कॉलेज से गांव जाने में लगभग पौन घंटे का समय लग जाता था। उसके कॉलेज के गेट के बाहर ही मुख्य सड़क था। वह अपने गांव जाने के लिए वहीं से बस पकड़ती थी। माजरी गांव जाने वालों को बाबा चौक पर ही उतरना होता था, क्योंकि वहां से बस दूसरी तरफ को जाती थी। बाबा चौक से माजरी जाने वाले रास्ते काफी कच्चे और गड्ढे से भरपूर थे। वहां से वह गांव 1 किलोमीटर की दूरी पर ही थी, इसलिए लोग अक्सर इस रास्तों पर पैदल ही जाया करते थे। ठीक 5 बजे वह बाबा चौक पर बस से उतर गई। यहां से उसे अपने गांव माजरी पैदल ही जाना होता था। हालांकि वह 1 किलोमीटर की दूरी वह लगभग 15 मिनट में ही तय कर लेती थी, लेकिन आज उसके मन में कल के कब्रिस्तान वाली घटना झकझोर रही थी। वह अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी।
अभी वह यह सब सोचते हुए चल ही रही थी कि वह कब्रिस्तान के पास आ गई। वह कब्रिस्तान सड़क से चिपके हुए ही थी। वहां कोई भी दीवार से घेराबंदी नहीं की गई थी, जिसकी वजह से कब्रिस्तान की सीमा सड़क से लगी हुई ही थी। उसने डरते डरते एक नजर उस कब्रिस्तान की तरफ देखा। वहां कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन वहां इस वक्त भी सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसकी नजर उस कब्रिस्तान की तरफ पड़ी और वह फिर से सोचने लगी। कल मैं शाम जब मैं कॉलेज से घर जा रही थी, तभी मुझे इस कब्रिस्तान के पास किसी की आवाज सुनाई दी थी। पता नहीं कौन था वह, जो मेरा नाम बार बार लेकर पुकारने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने ध्यान से उसकी बात सुनने की कोशिश की, तो वह आवाज मुझे कब्रिस्तान से आती हुई महसूस हुई थी। मैंने उस आवाज का पीछा किया तो थोड़ी देर में खुद को कब्रिस्तान के ठीक बीचों बीच पाया। उसके बाद मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं पड़ी थी। मैं जैसे ही वहां से चलने को हुई, तभी मुझे वहां पास के कब्र पर कोई साया दिखा था। मैं जैसे ही उस कब्र पर लेटे साये के पास गई, वह देखते ही देखते हवा में लहराने लगा था। देखते ही देखते मैं भी उसके साथ हवा में लहरा रही थी और मैं बेहोश हो गई थी। यह घटना वापस याद आते ही आयशा कांप गई। उसने देखा कि वह अभी भी उस कब्रिस्तान के पास खड़े होकर उस कब्र को घूरे जा रही थी। अचानक आयशा ने वहां से भागना शुरू कर दिया और वह तब तक भागती रही जब तक वह अपने घर नहीं पहुंच गई। वह अपने कमरे में जाती है। घर जाने पर उसे पता लगता है कि उसकी अम्मी कहीं पड़ोस में किसी काम से गई हुई है। वह अपने हाथ मुंह धोकर कॉफी बनाती है। वह कॉफी लेकर अपने बिस्तर पर जा बैठती है। वह काफी देर तक कल कब्रिस्तान वाली घटना के बारे में सोचती है। बिस्तर पर बैठते ही उसे फिर से कल कब्रिस्तान वाली बात झकझोर देती है और फिर सोचने लग जाती है, आखिर मैं हवा में कैसे लहरा रही थी? क्या मैंने कोई ख्वाब देखा था? नहीं, वह कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत था। यह सब सोचते सोचते अब आयशा का सिर भारी होने लगा था। वह अपने सिर को पकड़ते हुए बोली, ओह, यह मुझे क्या हो गया है? मैंने खुद को काफी उलझा कर रख दिया है। अब मुझे जल्द ही कुछ करना होगा और अपने ध्यान को इन सब बातों से हटाना ही होगा, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। यह कहकर उसने रसोई घर में जाकर देखा था तो उसकी अम्मी रात के खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रही थीं। आयशा अपनी अम्मी की मदद करने लगी। कुछ देर बाद सभी ने एक साथ डिनर किया और उसके बाद आयशा अपने बिस्तर पर सोने के लिए आ गई और लाइब्रेरी से लाई हुई किताबों को पढ़ने लगी। किताबों में आयशा ऐसी उलझी कि उसे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। उसकी नजर जैसे ही सामने दीवार घड़ी पर पड़ी, अचानक लाइट कट गई। लाइट के इस तरह जाने से वह झुंझला सी गई और बोली, भला यह भी कोई वक्त है क्या लाइट के जाने का, वो भी रात के ठीक 12 बजे। उसके ऐसा कहते ही उसे एहसास हुए कि कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो चला है। तभी उसकी नजर उस कमरे की खिड़की की तरफ गई।